नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने यह वामपंथी जो विचारधारा है वो किस प्रकार से घातक है वो हमने समझ कर लिया। इन वामपंथियों ने पूरे विश्व में किस प्रकार से आतंक मचाया था, इसके बारे में सत्यता हमने जानकर ली। और लेनिन, स्टालिन, इन जैसे ये जो कट्टरपंथी और एक तानाशाही थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने ही देश में राजनीतिक स्वार्थ साध्य करने के लिए अपने ही पार्टी के लोगों की भी हत्या कर दी, अपनी जनता की, अपने किसानों की हत्या किस प्रकार से की है और इसकी वास्तविकता क्या है, ये सभी बातें हमने जानकर ली। कल हमने ये भी समझ कर लिया कि भारत में ये जो वामपंथी है वो किस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर जी पर टीका टिप्पणियां करते हैं और वो किस प्रकार से वो बेबुनियाद है। और ये सत्य मानने के लिए ये आज के यह वामपंथी बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो ये सारी बातें हमने समझ कर ली। आज भी हम इन वामपंथियों के कुछ तथ्य समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें कल सावरकर जी के ऊपर जो टीका टिप्पणियां की जाती है इन वामपंथियों द्वारा, इसके बारे में आपने हमें सत्य स्थिति बताई और किस प्रकार से लेनिन हो, उन्होंने इंडिया हाउस में वो सावरकर जी ने उन्हें आश्रय दिया था, ये सभी तथ्य हमारे सामने आपने रखे। परंतु ये जो वामपंथी है भारत के, तो ये वामपंथी सावरकर जी पर सदैव ही आरोप करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने दया याचिका की थी। तो इसके बारे में वास्तविकता क्या है, ये आरोप क्या है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जी कार्तिक जी, वैसे तो कल के हमने चर्चा सत्र में देखा था कि प्रत्यक्ष में सावरकर जी ने लेनिन को 3 दिन इंग्लैंड में इंडिया हाउस में आश्रय दिया था और उनकी बार बार बैठकें हुई थी। हमने यह भी देखा था कि मुंबई में जो उनका सामूहिक सत्कार हुआ उसमें काफ़ी बड़े कम्युनिस्ट नेता भी आए थे और अन्य भारत के तथाकथित सेकुलर नेता आए थे। उनको साम्यवाद से जोड़ने के लिए, साम्यवादी पार्टी में प्रवेश करने के लिए उनको साम्यवादी नेता भी मिले थे। तो सावरकर साम्यवाद की तरफ मुड़े नहीं और उन्होंने हिंदू राष्ट्र का, अखंड भारत का ये जो ध्येय रखा था, तो ये जो नए भारत के कम्युनिस्ट है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं सकते हैं और इसलिए वो अनब शनब सावरकर जी के विरोध में आरोप करते हैं, उन पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कल हमने देखा ही था। उसमें का एक जो आरोप ये सावरकर जी पर लगाते हैं कि सावरकर जी ने अंग्रेज़ों के सामने दया याचिका किया था और उसके कारण उनकी रिहाई हुई। इस तरह का उनका ये एक षड्यंत्र चल रहा है। प्रत्यक्ष में वीर सावरकर जी ने देशभक्ति के लिए जो संघर्ष किया है तथा एक सच्चे राष्ट्रवाद का एक मूर्तिमंत, एक आदर्श या स्वरूप उन्होंने बनाकर वे निरंतर कार्यरत रहे थे। तो उनको नीचा दिखाना, यानी एक तरह से राष्ट्रवाद को नीचा दिखाना, एक हिंदू राष्ट्रवाद को नीचा दिखाने का ये प्रयास है और इसके लिए न्यू कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट है वो निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं। सावरकर जी को अंडमान के सेल्युलर जेल में 10 साल के कठोर जो श्रम की सज़ा भुगतनी पड़ी थी और उसके बाद उनको रत्नागिरी के जेल में 4 साल और फिर 12 साल के लिए उनको घर में नज़रबंद रखा गया और उन पर राजनीतिक प्रतिबंध डाले थे। उनके राजनीतिक कार्यों में सहभागी नहीं होना, ऐसे प्रतिबंध अंग्रेज़ों ने डाले थे। तो इसके बाद भी कम्युनिस्टों ने उन्हें कायर और देशद्रोही करार दिया है। यानी भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में इंग्लैंड में अगर अंग्रेज़ों पर किसी ने दहशत निर्माण किया था या अंग्रेज़ किसी को घबरा रहे थे, वो सावरकर थे और वो इतने घबरा हुए थे कि उन्होंने 2 काला पानी की शिक्षा दिया था कि तो वो बाहर ही नहीं आए, वो बूढ़े होकर काला पानी में अंडमान में ही मर जाए, ताकि भारत की क्रांति की जो एक अभियान चल रहा था, स्वतंत्रता का जो एक अभियान चल रहा था, वो आगे ना जाए इस हेतु से। तो ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्त, प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले, प्रखर अखंड भारत का समर्थन करने वाले सावरकर जी को
वो केवल लेनिन और बड़े कम्युनिस्ट नेता मिलने के बाद भी वो साम्यवाद की तरफ नहीं मुड़े, वे वामपंथी नहीं बने, इसका राग या गुस्सा मन में रखकर ये जो अनाप शनाप लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, यह उनका षड्यंत्र हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। यह कम्युनिस्ट यह एक बड़ी बात छिपाते हैं। जहाँ कम्युनिस्ट वामपंथियों के एक बड़े और ज्येष्ठ वरिष्ठ नेता ने 4 साल की उनके कारावास के भय के कारण स्वयं को महामहिम का सबसे आज्ञाकारी सेवक बताकर एक दया का पत्र लिखा था, वे सावरकर पर आरोप करते हैं कि इन्होंने दया की याचिका अंग्रेज़ों के सामने दाखिल करके अपनी सज़ा कम करवाई थी। तो ये एक बड़ा वामपंथियों का सावरकर द्वेष, प्रखर राष्ट्रवाद का द्वेष, प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद का द्वेष, प्रखरता से अखंड भारत का द्वेष है। क्योंकि सावरकर जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं भारत को अखंड देखना चाहता हूँ, भाषा, जाति, पाति और प्रांतों में मैं उसका विघटन नहीं देखना चाहता हूँ। तो ये सब जो सावरकर की नीतियाँ थी, वो वामपंथी के जो षड्यंत्र चल रहे थे कि डिवाइड एंड रूल, भारत को टुकड़े में बटे, भारत से पाकिस्तान अलग हो, भारत से कश्मीर अलग हो, ये वामपंथी लोग निज़ाम और रज़ाकार के साथ भारत के विरोध में लड़े थे। 1962 में इन्होंने चीन का समर्थन किया था, भारत का विरोध किया था। 1962 में भारतीय सैनिकों को बंदूकें और आर्म्स एम्यूनेशन ना मिले, ये वामपंथी समर्थित ट्रेड यूनियनों ने आर्म्स एम्यूनेशन फैक्ट्री में हड़ताल इसलिए किया था कि ताकि भारतीय सैनिकों को आर्म्स एम्यूनेशन ना मिले तो ये चीन से हार जाएंगे। इन्होंने नेहरू के पीठ में छुरा घोंपा, भारत के पीठ में छुरा घोंपा। चीन जीतने के बाद जिन्होंने चीन का गुण गौरव करके उनको पत्र लिखा था और उनके जीत के इसमें भारत में प्रदर्शन किया था, ऐसे देशद्रोही, ऐसे राष्ट्रद्रोही वामपंथी वो सावरकर पर लांछनीय आरोप करते हैं, तो इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष सावरकर के कार्य का सर्टिफिकेट है। सावरकर के उत्तुंग व्यक्तिमत्व और उत्तुंग उनके कार्य का सर्टिफिकेट है। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। उनके आरोप से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि वामपंथियों को उनका जो काला चेहरा है, जो लेनिन ने रशिया में किया है, जो स्टालिन ने रशिया में किया है, जो वामपंथियों ने चीन में किया है, या ज्योति बसु या बुद्धदेव भट्टाचार्य की इसमें जो बंगाल में हुआ है नरसंहार, ये उनका आईना दिखाने के अब समय आया है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि वामपंथियों का सावरकर पर आरोप, इसका मतलब वो सावरकर के कार्य का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मानना चाहिए, उससे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आज हम देखते हैं तो जेएनयू हो वह जो विश्वविद्यालय है, तो इन विश्वविद्यालयों में वामपंथी संगठन अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल चलाकर युवा छात्रों को एक प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। तो उन्हें अपने अपने जाल में खींचने के लिए वह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या अंबेडकर जी और वामपंथियों के विचार एक जैसे थे? तो क्या ये वामपंथी विचारों का समर्थन करते थे? तो इसमें सत्यता क्या थी, वास्तविकता क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, ये अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के बुरखे के पीछे ये जो जेएनयू आदि विश्वविद्यालय में जो वामपंथी संगठन है, वो चाहे अंबेडकर समर्थक हो या पेरियार समर्थक हो, उनको अपनी तरफ खींचने का जो एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, तो यह षड्यंत्र हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है, उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। क्योंकि अंबेडकर जी के वामपंथ के संदर्भ में जो विचार है, या अंबेडकर जी के भारत के संदर्भ में जो विचार है, तो वो सत्यता अंबेडकर के अनुयायी है या पेरियार के अनुयायी है, इनको पहले वास्तविकता बताने की आवश्यकता है। क्योंकि ये वामपंथी लोगों ने, चाहे अंबेडकर जी के जो सेकुलर ये शब्द संविधान में लेने के संदर्भ में विचार हो, या भारत में वामपंथी परंपरा स्वीकारने के संदर्भ में विचार हो, या प्रत्यक्ष वामपंथ लेनिन या मार्क्सवाद के संदर्भ में अंबेडकर के जो विचार हो, तो उसको कहीं शिक्षा पद्धति में ना आए इस तरह की योजना करके रखी है। ये जो अंबेडकर जी के विचार है, वो इनके समर्थक या इनके अनुयायी के सामने ना आए, इस पद्धति की एक शिक्षा नीति उन्होंने बनाई है। जो सच्चा इतिहास है उसको तरोड़ मरोड़ कर इस तरह से प्रेषित किया है कि उसमें अंबेडकर या पेरियार स्टडीज़ के नाम पर उनके जो अनुयायी हैं
तो उनके मन में भ्रम फैलाकर उनको कैसे वामपंथ की तरफ खींचे और उनको राष्ट्रवाद के विरोध में, भारत के विरोध में कार्य करने के लिए उद्युक्त करें, ऐसे बड़े षड्यंत्र इनके चल रहे हैं। तो इनका ये जो झूठा प्रचार तंत्र है, सबसे पहले उसको हमको समझ के लेने की आवश्यकता है। आज वामपंथियों ने गोबेल्स नीति यानी झूठा प्रचार तंत्र का ही उपयोग करने का ठान लिया, ऐसे दिखता है। इस झूठे प्रचार तंत्र का उपयोग करके युवा छात्र को वे अपने जाल में खींच रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा लुभावना चेहरा देकर अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल ऐसा नाम देकर वो अपना झूठा प्रेम भी उनके साथ व्यक्त कर रहे हैं और अपना षड्यंत्र कामयाब करने के लिए उन्होंने यह बुर्खा ओढ़ा है या एक बड़ा सुहावना मुखौटा लिया है, ऐसे हमको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अब अंबेडकर पेरियार सर्कल में क्या सिखाया जाता है, हिंदू धर्म में किस प्रकार से पिछड़े वर्ग का शोषण किया जाता है, यह वो प्रचारित कर रहे हैं और यह प्रचारित करके युवाओं के मनों को वो दूषित किया जा रहा है। परंतु प्रत्यक्ष वामपंथी इतिहास में लेनिन और स्टालिन या माओ या बंगाल में जो बांग्लादेश से आए हुए जो पिछड़े दलित हिंदू थे, उनके ऊपर वामपंथियों ने क्या अत्याचार किए, उनको कैसे शोषित और प्रताड़ित किया था। लेनिन और स्टालिन ने किसान और श्रमिक वर्गों को कैसे श्रमिक शिविरों में गुलेल में लेके जाकर उनको कैसे प्रताड़ित किया था, अमानवीय श्रम किया था, कैसे उनका नरसंहार किया था, ये सच्चा इतिहास ना बताकर हिंदू धर्म में क्या हुआ वो बताकर एक सहानुभूति लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। परंतु प्रत्यक्ष में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वामपंथ के संदर्भ में ही क्या विचार है, यह अगर अम्बेडकर पेरियार सर्कल के युवकों को पता चल जाएगा तो वामपंथ कैसे उनको झूठे भ्रम में डालकर, कैसा षड्यंत्र रचकर उनको भारत के विरोध में या हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा करने का प्रयास कर रहे, वो सबको पता चल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी को राष्ट्रवादी विचारों के कारण वामपंथी निरंतर अंबेडकर जी का विरोध ही कर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ तो पहले आम चुनाव में अंबेडकर जी को हराने के लिए कम्युनिस्टों ने एडी चोटी एक कर दिया था और वामपंथियों के इस विरोध की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पहला आम चुनाव हार गए थे। अब ये जो सच्चा इतिहास है, ये अंबेडकर और पेरियार स्टडी सर्कल के अनुयायियों को अगर ये बताएंगे तो वामपंथी का ये जो झूठा मुखौटा वाला चेहरा है वो पर्दाफाश हो जाएगा। मगर इनकी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसे बनाई है कि ये सत्य विचार उनको पता ही ना चले, ऐसी योजना उन्होंने बनाई है। प्रत्यक्ष में डॉक्टर अंबेडकर जो है वो भारतीय कम्युनिस्टों के बिल्कुल अलग थलग विचार रखते थे। अंबेडकर जी का मानना था कि देश पर आई किसी भी आपत्ति को टालने के लिए बहुत ही जरूरी है तो कम्युनिस्टों का साथ लिया जा सकता है, अन्यथा कम्युनिस्टों से दूर ही रहे, ऐसे उनका विचार था। फरवरी 1953 में भारत जापान के सांस्कृतिक संघ के जो उपाध्यक्ष थे M.R. मूर्ति, इनके सम्मान में जो एक आयोजित समारोह था उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, आने वाली पीढ़ियों को किस एक रास्ते पे चलना होगा, चाहे वे बुद्ध के धम्म के मार्ग पे चले या फिर साम्यवाद के मार्ग पर चले। यानी डॉक्टर अंबेडकर यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि बुद्ध के धम्म का जो मार्ग है वो साम्यवाद के मार्ग के एकदम विरोधी है। आपको एक तो बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलना होगा या साम्यवाद के मार्ग पर। अब ये जो वामपंथी अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के माध्यम से बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलने वाले उनके अनुयायियों को साम्यवाद की तरफ खींचने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष में अंबेडकर के विचारों की और अंबेडकर की जो सीख है उसके पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, विचारों का खून करने जैसा है। धम्म मार्ग ने लोकतंत्र एवं समाजवादी रचना को आगे बढ़ाया, ऐसे अंबेडकर जी ने बताया था, जबकि साम्यवाद राजनैतिक उद्देश्यों के लिए मजदूरों का इस्तेमाल कर रहा है, उनका मजदूरों से कोई प्रेम नहीं, ऐसे उनका मानना था। डॉक्टर बाबा साहेब कहते थे, धर्म में भगवान की भक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उन्होंने धर्म को ना माने, धर्म अफीम की गोली है, ऐसे भी नहीं कहा था, और भक्ति भी नहीं होना चाहिए ऐसे भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था धर्म में भगवान की भक्ति होना बहुत ज़रूरी है,
जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु धर्म और भाव भक्ति को राजनीति से अलिप्त रखना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए, यह भी बात अंबेडकर जी ने कही थी। और बुद्ध के जो आध्यात्मिक विचार थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो हिंसा का रक्तरंजित इतिहास था, नरसंहार का जो इतिहास है, वो दोनों एक नहीं हो सकता है, ऐसा अंबेडकर का कहना था। वो कैसे है वो अभी हम सविस्तर जान लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने एक प्रसिद्ध भाषण बुद्ध या कार्ल मार्क्स, इसमें स्पष्ट रूप से दोनों के बीच में जो मूलभूत वैचारिक भिन्नता है उसको उन्होंने सामने रखा था। डॉक्टर बाबा साहब यह स्वयं बुद्ध के सिद्धांतों पर आस्था रखने वाले बुद्ध के अनुयायी थे, और इतना ही नहीं तो उन्होंने बुद्ध के उन सिद्धांतों का उपयोग करके कम्युनिज्म का कड़ा विरोध किया था। जब भी उन्होंने बौद्ध धर्म की बात किया, उन्होंने हमेशा इस धर्म को एक सिद्ध वैज्ञानिक धर्म की तरह से देखा था, ना कि किसी गूढ़ रहस्यमय परंपरा की दृष्टि से देखा था। और डॉक्टर बाबा साहब के लिए साम्यवाद यह एक हिंसा के विचारधारा का पर्याय है, ऐसे उन्हें लगता था। यानी एक तो साम्यवाद कहो या हिंसा कहो, वो एक दूसरे का पर्याय है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब का कहना था। और इसे उन्होंने बड़ी गहराई से और अर्थ के साथ अपने भाषण में स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि बुद्ध कभी हिंसा की अनुमति नहीं देंगे और कम्युनिस्ट कभी हिंसा को छोड़ेंगे नहीं, वो हिंसा ही करेंगे। तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि कम्युनिस्टों को हिंसा का तो तुरंत परिणाम मिलता है, क्योंकि कम्युनिस्टों को विरोध करने वाले कोई जीवित ही नहीं रहते हैं, तो कम्युनिस्टों को तो तुरंत परिणाम मिलता ही है। लेकिन मानवता का अर्थ केवल आर्थिक मूल्य नहीं होता है, वह आध्यात्मिक मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए, तब मानवता का रक्षण हो सकता है। कम्युनिस्ट तानाशाही ने सदैव आध्यात्मिक मूल्यों को दुर्लक्षित किया है। कार्लाइल ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को एक सुअर तत्वज्ञान कहा था। कार्लाइल बेशक गलत था, मनुष्य को भौतिक सुखों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कम्युनिस्टों का तत्वज्ञान उतना ही गलत है, क्योंकि उनके तत्वज्ञान का लक्ष्य भी मोटे सुअर का ही लगता है, जिससे मानव को सुअर से अलग महत्व नहीं दिया जा सकता। मनुष्य के भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास भी, आध्यात्मिक स्वरूप का भी विकास होना आवश्यक होता है। बुद्ध का तरीका किसी को जबरदस्ती के बिना मनुष्य के विचारों में बदलाव करना, परिवर्तन करना, इस तरह का था। और बुद्ध ने नैतिक रूप से चिंतन बताकर लोगों को स्वेच्छा से अपना मार्ग स्वीकारने के लिए प्रेरित किया, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। परंतु कम्युनिस्टों के जो अवलंबकीय जो मार्ग है, वह मार्ग स्पष्ट है, क्योंकि उसमें से एक हिंसा है और दूसरा सर्वहारा वर्ग, जिसके ऊपर वो तानाशाही से राज करते हैं। तो ये दोनों बातें जो है, वामपंथी की जो दोनों बातें हैं, वह बुद्ध के जो सीख है, उसकी जो टीचिंग्स है, उसके विरुद्ध में जाते हैं। अंबेडकर जी ने उस समय जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे नेहरू, उनके जो चीन के साथ संबंध थे, उस विषय में उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग करके उनको समझ दिया था। चीन के साथ 1954 में जो किया गया पंचशील करार था, नेहरू और चीन में, भारत सरकार और चीन में जो हुआ था, उसके बारे में अंबेडकर जी ने कहा था कि चीन के आक्रमण विरोधी यानी नॉन एग्रेशन जो नीति है, ट्रीटी है, नीति का उदाहरण जो है, उसमें 1950 में तिब्बत पर जब उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने उसका सत्य स्वरूप देख लिया, ऐसे कहा था। यानी आक्रमण विरोधी जो नीति है, नॉन एग्रेशन का जो उनका एक नीति है, तो वो कितनी झूठी है और कितनी छलावी है, उसका उदाहरण 1950 में जब चीन ने तिब्बत में घुसकर तिब्बत पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में लिया था, तो उसके उदाहरण से वो समझ गया, ऐसे अंबेडकर जी ने बताया था। वे कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री को पंचशील को गंभीरता से लेना चाहिए,
पंचशील यह बुद्ध के धर्म का अनिवार्य हिस्सा है और यदि कम्युनिस्ट माओ का पंचशील में विश्वास होगा तो वह पहले वहाँ के बुद्धिस्ट लोगों के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार में उसका उपयोग करके दिखाए। यानी दो बातें इसमें कि अगर माओ का अगर सही में वो बुद्ध के ऊपर श्रद्धा है, बुद्ध के विचारों पर श्रद्धा है और बुद्ध का वो सही में अनुयायी है, तो चीन में जो बुद्धिस्ट है और उससे अधिक जो तिबेट के जो बुद्धिस्ट हैं उन पर आक्रमण करके उसने तिबेट को तो कब्जा किया, मगर वहाँ के बुद्धिस्टों पर जो अत्याचार किए उसके संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब कह रहे थे कि पहले आप बुद्ध के विचारों के अनुसार आपका आचरण आप अपने नागरिक या तिब्बत के नागरिकों के साथ पहले उपयोग करके दिखाए, तब कहाँ हम विश्वास करना है कि नहीं बाद में सोच सकते हैं। इतनी विकट स्थिति माओ के इस नीति की थी। राजनीति में पंचशील को स्थान नहीं है और कम्युनिस्टों की राजनीति में तो नहीं है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब का कहना था। और आज की नैतिकता कल रहेगी कि नहीं इसकी भी निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है और इसलिए पंचशील तत्वों के आधार पर करार करना यह एक छलावा है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लग रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि कम्युनिस्टों के साथ चर्चा में भारत ने कभी गलती नहीं करना चाहिए तथा उसे कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष उनका संकेत था कि कम्युनिस्ट विश्वासघाती है और वो कब पीठ में छुरा घोंपेंगे इसके बारे में हम कह नहीं सकते। यही संकेत शायद वे नेहरू को करना चाहते थे। और डॉक्टर अंबेडकर जी कम्युनिस्टों को दो प्रश्न बार बार पूछ रहे थे जो अभी तक किसी कम्युनिस्ट व्यक्ति ने उन दो प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि कम्युनिस्ट उनके दो प्रश्न का उत्तर दे, अगर वो दो प्रश्न का उत्तर दे तो वो उनका समर्थन कर सकते थे, मगर अभी तक कोई उनका नेता ये दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। वे कहते कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप वास्तविकता में मानते हैं कि डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही लोगों को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि वामपंथ मूलतः ये तानाशाही का ही समर्थक है, डिक्टेटरशिप का ही समर्थक है, और वो तो अंबेडकर जी पूछते कि क्या यही एकमात्र अच्छा तरीका है। तो इस पर कम्युनिस्ट वामपंथी क्या कहते कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, हम तानाशाही के समर्थक नहीं हैं, क्योंकि खुलेआम वो तानाशाही का समर्थन नहीं कर सकते। वामपंथ के मीठे नाम के पीछे उनको तानाशाही लाना है। तो पहला जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो कहते कि नहीं, हम तानाशाही का समर्थन नहीं है। तो फिर अंबेडकर जी कहते कि फिर हम पूछते हैं कि तो फिर आप इसे कैसे अनुमति देते हैं, यानी चाहे आप लेनिन का हो, स्टालिन का हो, कार्ल मार्क्स का हो या माओ का चाइना में हो, या बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य या ज्योति बसु के कार्यकाल में जो कुछ तानाशाही का स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा था, तो उसके संदर्भ में पूछते हैं कि अगर आप तानाशाही को मान्यता नहीं देते तो फिर आप उसको अपने राज्य में अनुमति कैसे देते हो। तो इस पर वो वामपंथी उनको उत्तर देते हैं कि यह एक अंतरिम कालावधि है जिसमें तानाशाही होना चाहिए, यानी दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन, ऐसा वो कहते हैं। तो जब अगर ये अंतरिम कालावधि है जिसमें तानाशाही होनी चाहिए ऐसे लगता है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने उन्हें अगला प्रश्न पूछा कि इस अंतरिम अवधि का कालावधि कितना होना चाहिए, आपका ये जो तात्कालिक जो शासन है वो कितने समय तक लंबा आपने खींचना चाहिए, 20 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसा प्रश्न अंबेडकर जी वामपंथी को पूछते हैं। तो इसके बाद वामपंथी एकदम चुप हो जाते हैं और वो कोई जवाब नहीं देते हैं, और वे केवल यही दोहराते हैं कि यह तानाशाही है वो समय के साथ अपने आप गायब हो जाएगी और किसी तरह से स्वचालित रूप से वो निकल जाएगी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि ठीक है, तानाशाही अगर गायब हो जाएंगी तो खैर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यह जब तानाशाही गायब हो जाएगी तो फिर आगे क्या व्यवस्था होगी, इस तानाशाही की जगह कौन सी व्यवस्था लेगी, क्या जनता को किसी प्रकार के सरकार की बाद में आवश्यकता नहीं रहेगी। इस पर भी कोई भी वामपंथी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभी तक जवाब नहीं दे पाया और किसी ने जवाब नहीं दिया। ये सब जो उनका जो चर्चा और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
BAWS वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेजेस 554 to 555 पर उन्होंने स्वयं ही लिखे हुए हैं। तो एक तरह से वामपंथी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो पूछे वो प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं था, और एक तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ही संकेत दिया है कि वामपंथ यानी तानाशाही, और तानाशाही न खत्म होने वाली वामपंथी विचारधारा है, और वामपंथी विचारधारा यानी न खत्म होने वाली तानाशाही है। यह एक ही संकेत इस चर्चा से हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और इसलिए वे कहते हैं कि मैं कम्युनिस्टों के साथ संबंध नहीं रख सकता, उनके लिए मैं उनका कट्टर दुश्मन हूँ, ऐसा अम्बेडकर जी कहते थे। इसी लेखन में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो आगे कहा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना था कि कम्युनिस्टों के साथ संबंध रखना मेरे लिए बिल्कुल असंभव ही है। मैं कम्युनिस्ट के लिए एक कट्टर दुश्मन हूँ। कम्युनिस्टों का जो साम्यवाद और मुक्त लोकतंत्र ये एक साथ हाथ में हाथ चलकर नहीं चल सकते, ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्टता से कहा था। उन्होंने कहा था कि साम्यवाद कभी भी मेरे अनुसार जाति व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए कोई समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे छुटकारा पाने से ही समस्या और बढ़ जाएगी। साम्यवाद जंगल की आग की तरह है, यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज़ को जलाकर निगल रही है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि मानव बस्ती और यह जंगल की आग लंबे समय तक एक साथ रह सकती है? देखो कितने स्पष्टता से डॉक्टर अम्बेडकर ने वामपंथ का पर्दाफाश किया है। और ये जो अम्बेडकर पेरियार सर्कल स्टडी है, इनको अगर यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वामपंथ के विचार अगर पता चलते हैं तो वो वामपंथ के ना तो साथ जा सकते हैं ना तो पीछे जा सकते हैं। और अगर कोई वामपंथ के साथ या पीछे जाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वे अभी अम्बेडकर या पेरियारवादी नहीं रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ लेना हमें आवश्यक है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आगे कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि मेरा कम्युनिज्म पर जरा भी विश्वास नहीं है। मेरे बनाए हुए संविधान की निंदा मोटे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि यह वास्तव में एक बुरा संविधान है? तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं, बल्कि वास्तविकता में कम्युनिस्ट पार्टी उनके तानाशाही के सिद्धांतों के आधार पर संविधान चाहती थी, और उस सिद्धांतों के आधार पर मैंने संविधान नहीं बनाया, इसलिए वे हमारे संविधान पर टीका कर रहे हैं, ऐसे अम्बेडकर जी कह रहे। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो वामपंथी बार बार संविधान के मुताबिक देश चलेगा, संविधान की रक्षा करना है और संविधान सर्वोपरि है, ऐसे करके जो हिंदुओं को और गैर वामपंथियों को वो बार बार ताना देते हैं संविधान के नाम को लेकर, वो प्रत्यक्ष में वही संविधान के विरोधी है। यह स्पष्ट आरोप अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। तो ये वास्तविकता अम्बेडकर पेरियार सर्कल के अनुयायियों को बताने की आवश्यकता है, और अम्बेडकर पेरियार सर्कल के अनुयायियों ने अगर अम्बेडकर का अनुनय करना ही छोड़ दिया होगा, अब वो गौतम बुद्ध के विचारों को छोड़कर वो अगर वामपंथी विचारधारा स्वीकारने के तरफ जा रहे होंगे तो अलग बात है। वास्तव में कम्युनिस्टों ने डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूना करार था, उस पूना करार का विरोध किया था और उसके बारे में कहा था कि पूना का करार तो गलत है, और अप्रत्यक्ष उन्होंने जाति व्यवस्था के श्रेष्ठ आर्थिक संगठन बताया था। 1932 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना करार के लिए जब जोर दिया, दलितों के लिए एक अलग निर्वाचकों की मांग की, तब भारतीय वामपंथियों ने इस मुद्दे से दूरी बनाए रखी थी। भारतीय वामपंथ के जो संस्थापकों में से एक थे EMS नंबूद्रिपाद, उन्होंने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि यह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके कारण लोगों का ध्यान पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से लेकर हरिजनों के उत्थान के लिए प्रेरित किया गया था।
नंबूद्रिपाद ने जाति व्यवस्था को एक श्रेष्ठ आर्थिक संगठन बताया था जिसे मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार श्रम के व्यवस्थित आवंटन के माध्यम से संगठित उत्पादन की सुविधा दी जा सकती थी। आज यही वामपंथी अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के द्वारा हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की आलोचना करके हिंदुओं के पिछड़े और वर्गों के शोषण की बात कर रहे हैं और छात्रों में फूट डालकर डिवाइड एंड रूल का एक प्रयास करके भारतीय नागरिकों में एक बड़ा विखंडन का प्रयास कर रही है। तो एक तरफ उनके भारत के वामपंथ के संस्थापक नेता है नंबूद्रिपाद, वे जाति व्यवस्था को एक अच्छी व्यवस्था करके समर्थन बताते हैं और ये जो उनके अनुयायी है वो पलटी मार के अब जाति व्यवस्था को गलत कह रहे हैं और फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके भारत का समाज कैसे विघटित हो उसके लिए बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। तो एक बड़ा कुछ तो अलग थलग षड्यंत्र भारत में चल रहा है, हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब कम्युनिस्टों ने डॉक्टर अंबेडकर जी के जो लोकतंत्र तथा संविधान संबंधी जो विचार थे उनको कैसे दुर्लक्षित किया था, यह हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का मुद्दा उठाया करते थे। उनका यह भी कहना था कि संविधान में इतने सारे उपाय निर्देशित है कि निहित है कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए कभी आंदोलन की ज़रूरत ही ना पड़े और अगर आवश्यकता पड़ती है तो लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि सरकारें अपने संवैधानिक सिद्धांतों को लेकर विफल हो रही है। दूसरी तरफ साम्यवादी खेमे का मानना है कि खूनी क्रांति के जरिए ही समाज या सत्ता में परिवर्तन ला सकते हैं। तो शिक्षा पर इनका आधिपत्य होने के कारण इन्होंने कभी भी अंबेडकर जी के लोकतंत्र संबंधी जो विचार थे उनको शैक्षणिक संस्थाओं के अभ्यासक्रम में पाठ्यपुस्तकों में कभी लिया नहीं और कभी उसको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं किया और इसके कारण आज पूरे भारतीय नागरिकों के साथ ये अंबेडकर पेरियार सर्कल स्टडीज़ के उनके अनुयायी भी अभी भ्रमित है ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अब सारांश में यही सीखने को मिलता है कि मूलतः गौतम बुद्ध के विचार ये वामपंथ के विरोध में थे और वामपंथ के जो तत्व है वो गौतम बुद्ध के पंचशील करार से लेके तो उनके सिद्धांतों के विरोध में थे। एक तरफ हिंसा थी, एक तरफ अहिंसा थी। अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं वामपंथ के साथ कभी जाऊंगा नहीं, उनके पार्टी के साथ कभी साठगांठ नहीं करूंगा। और ऐसी वास्तविकता होने के बाद आज इस पेरियार और अंबेडकर सर्कल स्टडीज़ के माध्यम से वामपंथी अगर अंबेडकर अनुयायी को अगर वामपंथ के तरफ अगर खींचने के लिए अगर वो यश मिला लेते हैं तो एक तरह से ये अंबेडकर जी के विचारों का प्रभाव है। अंबेडकर का विचारों का अनुयायी अब अंबेडकर विचारों को छोड़कर अभी वामपंथी विचारों के हो रहे हैं। अंबेडकर के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी अभी गौतम बुद्ध के विचारों को छोड़कर अभी वामपंथी, स्टैलिन, लेनिन, मार्क्स इनके विचारों के पीछे जा रहे हैं। ऐसे अभी चित्र निर्माण हो रहा है। तो ये सत्य अगर इतिहास समाज में अगर बताया जाए तो शायद ये भ्रम दूर होकर लोगों को वास्तविकता समझ में आए तो ये वामपंथों को भारत से उखाड़ कर फेंकने के लिए एक। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर बताया तो ये वास्तविकता हम सभी को ध्यान में आई होगी कि अंबेडकर जी की विचारधारा ये हमेशा वामपंथियों से अलग ही थी। उन्होंने कभी भी वामपंथ का या इस विचारधारा का कभी समर्थन नहीं किया था, परंतु अभी के समय में लोगों को इसके बारे में जानकारी न होने के कारण कहीं ना कहीं पर तो ये वामपंथी जो है यह अंबेडकर जी का नाम लेकर सर्वसामान्य लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सत्यता हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। आज यही स्थिति सब जगह पर है, इसलिए इन धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से इन वामपंथियों की सच्चाई क्या है ये हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, आप ये जो धर्म संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर वामपंथियों की जो सत्यता है, उनका जो असली चेहरा है वो यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उनका पर्दाफाश करने का एक प्रयत्न इस धर्म संवाद के कार्यक्रम से हो रहा है।
तो आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम को फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं इसको वॉच पार्टी कर सकते हैं और सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इन वामपंथियों का प्रचार संपूर्ण भारत में हानि कर रहा है, तो परंतु ये जो आरोप है, तो इन आरोपों का भारत में तो हम खंडन करते ही है, परंतु क्या विदेश से कोई इतिहासकार हो या जो प्रवासी यहाँ पर आया हो, उन्होंने कहीं अपने लेखन में या किसी प्रकार से इन वामपंथियों का खंडन अगर किया हो, तो वो भी आप हमें सभी दर्शकों को बताएं, ताकि वास्तविकता क्या है यह हमारे सभी लोगों के सामने आनी चाहिए और ये खंडन भी हम सभी को स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये सत्यता आप हमारे सामने रखें। कार्तिक जी, ये वामपंथियों का जो हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी भारत में जो प्रचार हो रहा है, उससे जो भारत की हानि हो रही है, तो इसका तो हम भारत में अपने अपने स्तर पर खंडन कर रहे हैं। मगर मुझे ऐसे लगता है कि विदेश से कुछ जो प्रवासी आए थे, इतिहासकार आए थे, अभ्यासक आए थे, तो उन्होंने भी अपने अपने समय में अपने अपने स्तर पर उसका लेखन किया है। उसके कुछ तथ्य और प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है, तो वह भी हम आज देखेंगे। तो भारत में ईसा पूर्व 304 में यूनान का जो राजदूत बनकर आए थे मेगस्थेनिस, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कई वर्ष रहकर उन्होंने जो कुछ भारत में देखा, भारत में जो कुछ अनुभव किया, इसके बारे में जो लेखन किया उन्होंने, वो अपने इंडिका इस नाम के पुस्तक में सविस्तर वर्णन किया है। इस इंडिका के कुछ यात्रा वृत्तांतों का जो संग्रह है वो एरियर नाम के एक ग्रीक इतिहासकार ने भी प्रकाशित किया है। अब इन सब संग्रहों का जो आंग्ल भाषा अनुवाद है, यानी इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, उसमें जर्मन में श्वानबेक, इन्होंने फ्रैगमेंट ऑफ इंडिया इस नाम से एक पुस्तक लिखी, उसमें भाषांतरण किया है। भारत में यह जो अनुवाद है डॉक्टर JW मैक्रिंडल, इन्होंने 1877 में कलकत्ता में प्रकाशित किया है। और इसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा है कि भारत में दो तरह की दार्शनिक मान्यता उस समय प्रचलित थी। एक तो जो ब्राह्मण थे, जो वैदिक धर्म के अनुयायी थे और वेद परंपरा से वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। दूसरी दर्शन परंपरा थी श्रमण। श्रमण परंपरा में जैन, बौद्ध, आजीवक आदि विचार के एक परंपरा यहाँ पर प्रचलित थी। तो इसमें ब्राह्मण के बारे में मेगस्थेनिस जो लिखा था उसके संदर्भ में हम अभी देखेंगे। वे कहते हैं कि दे एब्सेंट फ्रॉम एनिमल फूड एंड सेक्सुअल प्लेजर्स एंड स्पेंड देयर टाइम इन लिसनिंग टू सीरियस डिस्कोर्स। फ्रैगमेंट इंडिका L4। अर्थात इसका अर्थ है कि ब्राह्मण पशुओं से प्राप्त मांस से परहेज करते थे और संभोग आदि से दूर रहते थे, ऐसा उसका भावार्थ है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण मांसाहार नहीं करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वे अपना समय दार्शनिक विचारों की चर्चा में व्यतीत करते थे, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। मेगस्थेनिस अन्य स्थानों पर भी लिखता है कि दे एब्सटेन फ्रॉम एनिमल फूड एंड बीइंग कंटेंट टू सबसिस्ट अपॉन फ्रूट्स। दे होल्ड दैट गॉड इज लाइट बट बॉट सच as we see with the eye, nor such as the sun or fire, but God is with them the word. फ्रैगमेंट इंडिका। अर्थात अगली जगह मेगस्थेनिस फिर से लिखता है कि ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे बल्कि फलाहार करते थे। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि ईश्वर प्रकाश स्वरूप है और ये प्रकाश का अर्थ वह प्रकाश नहीं जो हम आंखों से देखते हैं और न ही अग्नि या सूर्य के प्रकाश जैसा है। वे ईश्वर को कुछ शब्दों से बताते, यानी शब्द ब्रह्म, इस तरह से उसका अर्थ था। यह ध्यान दीजिए कि भारतीय शब्दों को लैटिन के भाषा में उसके भाव दर्शाना अत्यंत कठिन है और इसलिए संभवतः ईश्वर के प्रकाश स्वरूप चेतना सत्ता का वर्णन मेगस्थेनिस ने प्रकाश से करके आगे इस प्रकाश का भेद भौतिक प्रकाश से नहीं है, ऐसा भी उसने उल्लेख किया है। यानी हमारी संस्कृत या भारतीय भाषाओं में जो भारतीय दर्शनों का जो प्रगटीकरण हुआ है शब्दों में, उसको पर्यायी शब्द लैटिन हो या किसी अंग्रेजी या अन्य किसी गैर संस्कृत या भारतीय भाषाओं में
पर्यायवाचक शब्द मिलना ही कठिन है। और इसलिए ईश्वर अगर प्रकाश स्वरूप है तो प्रकाश स्वरूप है तो है, परंतु कैसे प्रकाश? तो जो आंखों से देख रहे या अग्नि या सूरज जो दिखता है वैसे वो प्रकाश नहीं है। तो ऐसे दिव्य प्रकाश के बारे में वो यहाँ पर चर्चा करता है। इससे यही सिद्ध होता है कि उस समय वैदिक लोग जड़ अग्नि हो या सूर्य की उपासना नहीं करते थे, बल्कि चेतन या सब संसार को प्रकाशित करने वाले उस प्रकाश स्वरूप दिव्यता की, ईश्वर की वे उपासना करते थे, ऐसे स्पष्ट होता है। यह मेगास्थेनीज ने बताया है कि उसके ईश्वर को वो शब्दों के साथ कहते थे। संभव था वे शब्द वेद या उपनिषद हो। प्रत्यक्ष में वो शब्द ब्रह्म के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही था। इससे यही सिद्ध होता है कि वैदिक मान्यताएं मौर्य काल में भी थे और अशोक के शिलालेख में भी उल्लेखित ब्राह्मण वैदिक धर्म ही थे। दूसरा, इसे इस आक्षेप का भी खंडन होता है कि ब्राह्मण मांसभक्षी थे और व्यभिचारी थे। मेगास्थेनीज ही उसके लेखन से यह स्पष्ट कर देता है कि ब्राह्मण ना तो मांसभक्षी थे और ना तो व्यभिचारी थे, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और वो फलाहार या तत्सम मांसाहार टालकर वो अन्य जो शाकाहार है वही करते थे। तीसरा खंडन यह होता है कि ब्राह्मण अपना समय ज्ञान चर्चा में व्यतीत करते थे, दर्शनों के, उपनिषदों के, वेदों की चर्चा में, ना कि वो किसी राजनीतिक चर्चा या ना तो किसी की शोषण इत्यादि के व्यवहार के संदर्भ में उनकी चर्चाएं होती थी। तो इसके द्वारा वो यही बताना चाहता है कि उस काल में शूद्रों का शोषण होना या शूद्रों के साथ भेदभाव करने वाला जो अभी वर्तमान में वामपंथियों ने लिखा हुआ जो इतिहास है या वामपंथियों का जो वर्तमान लेखन है वो पूर्णतः असत्य साबित होता है, क्योंकि वो जिस काल का वर्णन करता है उस समय ब्राह्मण शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे और वे अपने दार्शनिक चर्चा में व्यस्त थे। किसी पर अत्याचार करने के लिए ना तो उनको समय था, ना तो किसी के अत्याचारों के बारे में चर्चा करने के लिए। और यह केवल मेगास्थेनीज ने ही कहा, ऐसा नहीं, किंतु चीनी यात्री ह्यूएनसांग जो था उसने भी ब्राह्मणों के लिए कहा है और वह भी अभी हम पढ़ेंगे। ह्यूएनसांग ने भारत यात्रा के वृत्तांत में जो लिखा है वो ऐसा है कि द फैमिलीज ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू कास्ट, द ब्राह्मण्स पर्टिकुलरली on account of the purity and nobility, tradition has so hollowed the name of the tribe that there is no question of place. Generally speak of India as the country of Brahmins. इसका भावार्थ है कि भारत के परिवार वर्णों में विभक्त थे, उनमें पवित्रता और उच्चता में ब्राह्मण विशिष्ट थे। परंपरा में इस वर्ण का नाम इतना उज्जवल है कि देश भेद का प्रश्न न करके सारे लोग देश को ब्राह्मणों का ही देश कहते थे। ह्यूएनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय यह बौद्ध शासन के आधिपत्य का विश्वविद्यालय था। लेकिन उस समय भी लोग भारत को ब्राह्मणों का यानी विद्वत जनों का देश कहते थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों द्वारा पशु हत्या हो या ब्राह्मणों द्वारा दलित अत्याचार हो, यह जो अधिकांश जो बातें हैं वो अत्यंत कुप्रचार और झूठी बातें हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में ना तो मेगास्थेनीज ना तो ह्यूएनसांग किसी के प्रवास वर्णन में ऐसे कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और इससे यह पता चलता है कि अंग्रेज़ों के छायाचित्र में मैकालो प्रणीत शिक्षा प्रणाली में वो स्वतंत्रता के पूर्व और उसके बाद वामपंथों के छायाचित्र वाली ये जो शिक्षण प्रणाली है, उन्होंने इतनी मनगढ़ित कहानियाँ बनाई है, सच्चे इतिहास को इस तरह से छुपाया है, झूठा इतिहास इस तरह से प्रचलित किया है कि वो जो चाहते हैं कि भारतीय समाज में फूट पड़े, ये देश जाति जाति में बटे, ये भाषा प्रांतों में बटे, आपस में लड़े और इनका डिवाइडेड पॉलिसी वहाँ पर यशस्वी हो और उनको जो तानाशाही करके राज करना है, जिस तरह से लेनिन ने किया था, जिस तरह से स्टालिन ने किया था, जिस तरह से माओ ने किया था, उस तरह से उनको टुकड़ों टुकड़ों पर राज करके अपनी दहशत निर्माण करके एक नरसंहार करना है, उनको उनके विरोधी लोगों को नष्ट करना है।
तो उनके षड्यंत्र को सफल करने के लिए उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था की, भारत के इतिहास की और भारतीय नागरिकों की इतनी विकट अवस्था किया, इतनी अवनति किया, इतना षड्यंत्र करके उसको नष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस पाप के कारण ही आज भारत वैश्विक पटल पर कहीं तो पीछे है, पिछड़ा हुआ ऐसे दिख रहा है। हमें सच्चा इतिहास बताना, वामपंथी का पर्दाफाश करना, वामपंथी की हिंसात्मक नरसंहार, रक्तरंजित जो विचारधारा है उसको उजागर करने की आवश्यकता है। भारत की जो इतिहास की सत्यता है कि वहाँ पर कैसे सभी को शिक्षा उपलब्ध थी, दलित अत्याचार ये मनगढ़ंत कहानियाँ थी, इन सब का योग्य पद्धति से तथ्यों के साथ खंडन करने की आवश्यकता है। आओ हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इस तरह सबको सुसंस्कृत और शिक्षित बनाएं। पूरा विश्व यह एक परिवार है, आपस में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे से रहे, परस्पर प्रेम और सम्मान के साथ रहे। ये विश्व को सुजलाम सुफलाम और एक तरह से आदर्श मनुष्य को रहने के लिए बनाए। और यह अभियान ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से सफल हो सकता है। इसलिए मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि इस अभियान आप ही करवा ले और इस अभियान को सफलता दे। हम आपके चरणों में शरण आए हैं और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं तो हम सभी को ये ध्यान में आया होगा, चाहे वो मेगिस्थेनिस हो या फिर एरियर हो या फिर हुएनसांग हो, इन सभी जो विदेशी लेखक थे या विदेशी प्रवासी थे उन्होंने भी इस प्रकार से इन वामपंथियों के विचारों का खंडन किया है। इन वामपंथियों ने किस प्रकार से हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया, ब्राह्मणों के बीच में इन्होंने विवाद निर्माण किया और एक लोगों को भ्रमित करने का प्रयास इन वामपंथियों द्वारा किया है। ये आज भारत के लोग ही नहीं परंतु ये विदेश से आए लोगों ने भी इसका खंडन किया है। इसके बारे में जानकारी हमें मिली। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ये जो मालिकाएं आप देख रहे हैं धर्म संवाद के माध्यम से, इसमें वामपंथी विचारधारा किस प्रकार से चलती है, उन्होंने किस प्रकार से गलत कार्य किए हैं, यह सत्यता हम सभी के सामने ला रहे हैं। इन तथ्यों को उजागर करना यह हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है और यहाँ पर इस भारत भूमि पर पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, इसके लिए हम सभी को संगठित होकर यह प्रयास करने होंगे। इसीलिए हिंदू जनजागृति समिति और सनातन संस्था द्वारा अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि आप भी इस अधिवेशन का हिस्सा बने और इस हिंदू राष्ट्र स्थापना के, सनातन धर्म राज्य स्थापना के, राम राज्य स्थापना के कार्य में आप भी अपना सहयोग दें। इसके बारे में जानकारी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक इसके बारे में पहुंचाएं और YouTube और Facebook के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण आप देखने का प्रयत्न करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।